कच्चा ना वाकई कोई और दुनिया है। मैं खुद जब लाहौर में रहा हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं था। हम सोचते थे कि कितना मुश्किल होगा कि हम पुलिस की बातें सुनते थे, ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, ऑपरेशन लेट क्यों हो रहा है, ऑपरेशन हुआ तो उसमें लिमिटेड कामयाबी क्यों मिली या पुलिस का नुकसान क्यों हो गया, इस क्या चीज़ है। ऐसे वेपन उन्होंने हासिल कर लिए हुए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए जगहों पर वहाँ से पोरस बॉर्डर थे हमारे, वहाँ से हासिल कर भी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी उनके पास, और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर थी, एंटी टैंक गन्स थी। लेकिन ये सर सवाल यहाँ पे एक मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जदीद असला उन तक कैसे पहुँच सकता था। एक लंबे अरसे तक तो मुझे लगा कि मैं एडिशनली साउथ में एडिशनली कच्चा लग गया हूँ, क्योंकि कच्चे के मसाइल इतने ज़्यादा ऊपर चले हुए। इसी तरह कुछ और खराबियाँ ये रही कि माजी के जितने भी आप ऑपरेशन देखें, ये ऑपरेशन जब होता है तो पहले ऐलान हो जाता था कि कच्चे के डाक में फिलहाल हुकूमत का ऐलान ऑपरेशन स्टार्ट होने लगा था भाई, और इसी दो डाकों को भी पता लग जाता जैसा है एहतियात कर ले वो ये से बोलते यार वो ये करने कैसे काउंटर करना है, पुलिस कहाँ से आ सकती है, वो चुकन्ने होकर बैठ जाते थे। वो अगर वो फिर जजीरों में बैठे हैं जब वो देखते थे पुलिस आना जा रही है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, हो गया जैसे उनका असला शसला सारी चीजें इकट्ठी हो जाती थी। सारे डाकू जो हैं, ये लोग जो है वो जजीरों के ऊपर नहीं बैठे हुए, वहाँ एक लिमिटेड तादाद बैठी हुई। किसी जजीरे पे ज्यादा है, कोई 10-8 हज़ार लोग हैं, किसी पे 50 लोग हैं, किसी पे 250-300 लोग हैं। इतनी आबादी वहाँ पे है, हमें तो सिर्फ लगता है कि सिर्फ वहाँ पे डाकू ही है चंद तक। जगह उनकी फैमिली है, उनके जो कबीले हैं सर जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, अगर आप बाहर से कोई फायरिंग करते हैं, गोला बरसाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप ये नहीं पता वो डाकू पे गिरेगा कि हम शहरी जो यहाँ के अंदर मतलब वो भी एहतियात कर कोलैटरल डैमेज का विषय चल रहा है। बेशक कोलैटरल डैमेज का डर है कि कोलैटरल डैमेज की वजह से बच्चे, औरतें उनका नुकसान हो। ये वो वजूहत रही कि जिसकी वजह से इन जजीरों पे आप जा नहीं सकते। आपने 2 सालों में ऐसी कौन सी हिकमत अमली अपनाई जिससे जो है आपने उस पे काबू कर लिया, और अब वहाँ पे क्या डाकू हैं या सारे सरेंडर कर चुके हैं और सारे जो है वो ये पहली दफा कि ज्वाइंट एक ही जगह में टारगेट्स करके सारी चीज़ों को हमने किया। एजेंसीज की भरपूर सपोर्ट रही है, इनके मोबाइल्स की जो इंटरसेप्ट्स और सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन वो टाइमिंग इतनी नहीं, ड्रोन्स के जरिए इनके कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के कहाँ बैठे हुए हैं, मोर्चे कहाँ बने हुए हैं, कहाँ पे दरख्तों में झुंड में चाले छुपते हैं, कहाँ जेर ज़मीन इन्होंने फंदके बना के बैठे हुए हैं। क्या कच्चे के डाकू आज भी मौजूद हैं? मंशियात का असल नेटवर्क कहाँ से चलता है? पुलिस क्या खुद का भी एहतसाब कर सकती है? आम आदमी को इंसाफ देर से क्यों मिलता है? और साउथ पंजाब में अमन कायम करने की जंग कितनी मुश्किल है? इन्हीं अहम सवालात के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान साहब, जिनसे हम जानेंगे ये अहम सवालात जनूबी पंजाब के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमें टाइम दिया सर। अच्छा सर, क्योंकि आप साउथ पंजाब को देख रहे हैं और सर यहाँ पे गालबन 12 से 13 अजला जो हैं सर आपके अंडर आते हैं, और सर 3 डिवीज़न को आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो सर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है? देखें जी, काम तो खुद करने पे है सर। आप काम ना करना चाहे तो एक ज़िले में भी आप लगे हो तो काम ना करें जी। काम यकीनन बहुत है 12 अजला के वाले से। और जब मैं आया हूँ तो आते ही एक लंबे अरसे तक तो मुझे लगा कि मैं एडिशनली साउथ में एडिशनली कच्चा लग गया हूँ सर, क्योंकि कच्चे के मसाइल इतने ज़्यादा ऊपर चले हुए। इसी तरह और डाकुओं के साथ हमारे मुकाबले हुए, कोई इसका नुकसान हुआ जी सर, तो वो ज़्यादा वक्त मुझे कच्चे के हवाले से ही गुजारना पड़ता रहा। फिर उसके साथ ही हमारा ट्राइब बॉर्डर एक एरिया है जो टीजी खान में टीआई खान के साथ लगता है, TSA के साथ लगता है। वहाँ पे जो फितना फारिज के हैं लोग, उसकी तरफ से हमले होते रहे, उस पर हमारा काफ़ी टाइम लगा। तो प्राइमरीली जो यहाँ पे साउथ में एक काफ़ी अर्सा तक हमें फोकस करना पड़ा कच्चे पे सर। और ये डीजी खान का 12-14 का इलाका है, वहाँ पे हमारी बॉर्डर पोस्टें हैं, उन पे हमले हुए और उनको फोर्टिफाई करने पे, उनको काउंटर करने पे। तो प्राइमरीली तो मेरा ज़्यादा टाइम पुश पे रहा है। अच्छा सर, इसमें सवाल ये भी आता है, अवाम सोचती है और सुनती है कच्चा, सर ये ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कोई और ही दुनिया है। सर असल कच्चा है क्या? इसका जो है असल ये कब से जो है ये इलाका जो है पाकिस्तान में, ये तकरीबन पिछले 40 साल से यहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहे हैं, और जैसे कि सर आपने 2 सालों में वो मुकम्मल जो है वो कच्चा जो नो गो एरिया था उसे सर आपने क्लियर करवाया। तो पहले तो ज़रा हमें ये बताएं कि कच्चा सर है क्या सर? कच्चा ना वाकई कोई और दुनिया है सर। मैं खुद जब लाहौर में रहा हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं था। हम सोचते थे कि कितना मुश्किल होगा कि हम पुलिस की बातें सुनते थे, ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, ऑपरेशन लेट क्यों हो रहा है,
ऑपरेशन हुआ तो उसमें लिमिटेड कामयाबी क्यों मिली या पुलिस का नुकसान क्यों हो गया, इस क्या चीज़ है? हाँ जी तखयलाती चीज़ों से हैवी समझते थे कि नहीं नहीं तो नहीं है लेकिन यहाँ पे आके उधर जाके बार बार जाके एहसास हुआ वाकई वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स जगह है। वजह उसकी ये है कि वो आम फहम इसको कहें कि वो कुछ चंद जज़ायर हैं, ऐसे 10-15 जज़ायर हैं, जज़ायर ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं जी, जो हमारे लिए प्रॉब्लम एरिया बना हुआ है कि वो राजनपुर का एरिया है और उसमें कोई 10-15 जज़ायर ऐसे इस वक्त जो पिछले चंद बारों से चल रहा है उसमें वो प्रॉब्लम बने हुए हैं हमारे लिए। वजह उसकी ये है कि वो दरिया के बीच में है, जज़ायर के मुख्तलिफ साइजेज हैं और कोई 10 स्क्वायर किलोमीटर का है, कोई 7 स्क्वायर किलोमीटर का है, कोई 3, इस तरह मुख्तलिफ छोटे बड़े जज़ायर हैं और वो भी आपस में जुड़े हुए नहीं, अलग अलग हैं। तो हर और जजीरों के अंदर जंगल हैं, बड़े कहे जंगल हैं और वो जजीरे ऐसे हैं कि जब दरियाए सिंध में पानी आ भी जाए, जब ये भी सैलाब आता है वही पानी आयरन के सारे 5 दरिया का पानी करके वहाँ तक पहुँच रहा होता है, तब भी वो जजीरे पे अक्सर और बेशतर जजीरों का एरिया जो है वो पानी की सतह से ऊंचा रहता है और ऊंचा रहता है, इसलिए वो डाकू वहाँ पे जब आप नहीं जा सकते डाकू बचने के है बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे जंगल है, गहरे जंगल में चले जाते हैं, आपको नजर नहीं आते। अब इन हालात में जो माजी में ऑपरेशन होते रहे हैं, पुलिस जब अंदर जाने की कोशिश करती थी किसी जजीरे पे, आपको कोई गैंग उन दिनों बड़ा एक्टिव हुआ है, माजी में आपने सुना होगा बोसन गैंग का नाम बड़ा चलता था, छोटू गैंग बड़ा चलता है मुफ्त वकात ने मुख्तलिफ गैंग, नए गैंग आज के लिए इंदड़ गैंग था, इस तरह के और मुख्तलिफ गैंग थे ये चल रहे थे, वो वक्त के साथ साथ बढ़ते चले गए और मुख्तलिफ जजीरों पे उन्होंने अपनी पनाहगाहें बनानी और जंगलों में और नीचे बंकर बना के छुप गए। अब पुलिस का या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का इशू ये था कि वो उन जजीरों पे जाने के लिए उसको दरिया में उतरना पड़ता। ठीक है आप दरिया में उतरेंगे तो आप वो पता चल जाता पता लग जाएगा। मेडिकली कुछ और खराबियां ये रही कि माजी के जितने भी आप ऑपरेशन देखें कि ऑपरेशन जब होता है तो पहले ऐलान हो जाता था कि कच्चे के दाग में फिलहाल हुकूमत का ऐलान ऑपरेशन स्टार्ट होने लगा हाँ, और इसी जो डॉक्टर को भी पता लग जाता था सर एहतियात कर ले वो आगे से वो तैयार हो ये करने कैसे काउंटर करना है, पुलिस कहाँ से आ सकती है, वो चुकन्ने होके बैठ जाते थे। वो अगर वो फिर जजीरों में बैठे हैं जब वो देखते थे पुलिस एक जजीरे पे आना चाह रही है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, हो गया आगे से उनका असला शस्ला सारी चीजें इकट्ठी हो जाती थी या वो पॉइंट्स ढूंढ लेते थे जहाँ से पुलिस अगर इधर से आएगी तो उधर से हमारे लहर कर देंगे। तो वो माजी में ये चीजें प्रॉब्लम बनती रही कि वो हमेशा एक परमानेंट हमारे लिए इशू था जी। और दूसरी जो चीज़ थी, अगर किसी तरीके से यार जो पानी कम है तो जी अब दिसंबर जनवरी फरवरी का 3-4 महीने ऐसे आते हैं जिसमें पानी कम हो जाता है तो आप जाएं भी तो एबीसी से भी जा सकते हैं। तो जब पानी उतरता था तो वो इलाके दलदली बन जाते थे, आपकी गाड़ियाँ आके पीछे फंस जाती थी, हम वो नहीं कर सकते थे, वहाँ पे नहीं जा सकता था बंदा। फिर इस कच्चे के इलाके के डायनामिक्स इस तरफ कह देना भी जंगल है और झाड़ियाँ हैं इससे काफ़ी नहीं है। इसमें जजीरों के अंदर से क्रीक्स बने हुए हैं, नहरें या वाह कहते हैं, वो ड्यो बनी हुई है, वो भी अच्छे 8-8 10-10 फुट गहरे हैं। आप किसी तरीके से एक दरिया के पार्ट को क्रॉस करके अंदर उतर भी जाए, ठीक है, चंद कदमों पे एक नहर गुजर रही है, अब आप उसको आपकी गाड़ियां क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अंदर तो आपके पास कश्तियां नहीं है कि आप कश्ती में क्रॉस करें, आप फंस जाते हैं वहाँ पे। उनको इन चीज़ों का सारों का पता है, एडवांटेज है। उन्होंने अंदर जंगल में ऐसी जगहों पे जहाँ पे नहरें 2-2 नहरों को गुजर के आना पड़ता है, मार्शी एरिया है, जंगल है, वो उस पे जाके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब आपके लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल है। इसी चीज का हमेशा वो फायदा उठाते रहे और पुलिस नुकसान उठाती। माजी में वहां पे तकरीबन 2000 से लेके 11-12 ऑपरेशन हुए। बहुत फुट है सर, बड़े रस्सी से बड़े छोटे मोटे ऑपरेशन तो होते रहते हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें हमेशा पुलिस का नुकसान ज्यादा हुआ है और डाकुओं का नुकसान ना हो सका। वक्ती तौर पे भी छोटी कामयाबी पर में वो हासिल की, लेकिन चूंकि कंबल तौर पे पुल कर लिया, वो जगह खाली छोड़ दी, वो फिर वहाँ पे वापस आ रहा है। तो आज तक ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ था। जो कच्चे की डायनामिक्स, तीसरी एक और चीज़ है कि जो कच्चे को मुश्किल बनाती है, जी, दरिया पे जो बाहर भी इलाका है, दरिया अंदर भी बड़ा ही फर्टाइल इलाका है कि दरिया से इनका पानी फ्लड आता है, पानी उतर जाता है तो बड़ा ही जखेस है। यहाँ पे कमाद लगने लग गई है। कमाद सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में एकड़ में यहाँ से पंजाब में और सिंध में आगे तक चली जाती है, दरिया सिंध के साथ साथ। वो कमाद चूंकि फर्टाइल लैंड है, नॉर्मल जो पंजाब में कमाद लगती है उससे ऊंची होती है। अच्छा, वो 12-12 14-14 फुट तक भी बात जो तो और ज्यादा होगी इस चीज का, वो और एडवांटेज है। वो अगर कहीं छुप के निकलते हैं आते हैं तो वो उनको पूरे कमाद के रास्ते हैं, फसल मिल जानी तो और ज्यादा हमारे लिए रास्ता वही है जो कच्ची पगडंडी है, रास्ता है या सड़क है या सोलिंग, यहाँ पूछते से गाड़ियां लेके जा सकते हैं, कमाद के अंदर नहीं जा सकते। उनको ये एडवांटेज है और वो इसीलिए पुलिस को एम्बुश कर लेते थे आसानी से। वो छुपे होते थे, जिस न जिस जगह आप कितने भी एहतियात करें कहीं ना भी आप उनके टारगेट पे आ जाएंगे। ये वो मुश्किलात थी।
अच्छा, इसके ऊपर एक सोने का सुहागा कि उनके पास वक्त के साथ साथ ऐसे वेपन उन्होंने हासिल कर लिए हुए जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए जगहों पर आते, वहाँ से पोरस बॉर्डर थे हमारे, वहाँ से हासिल कर ली। जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी उनके पास, और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर थी, एंटी टैंक गन्स थी। लेकिन ये सर सवाल यहाँ पे एक मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये जदीद असला उन तक कैसे पहुंच सकता था, पहुंच कैसे जाता था सर? पहुंच जाना या लेके आना सर बहुत चीज़ है। अब इस कच्चे की डायनेमिक्स में ना बहुत सारी, मैंने कहा ना कि बाहर बैठ के समझना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ इतना कह देना जंगल है जिंगला है, ये काफ़ी नहीं है। वो जजीरे दरिया के अंदर से दरिया सिंध के साथ साथ समुद्र गुदूबराज से सिंध की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ये जजीरे खुदर भी बह। फिर हमारे जो दरिया सिंध से 30-35 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट हमारे पहाड़ी इलाका है जो ट्राइबल बेल्ट है, और उसके क्रॉस और बलोचिस्तान का सूबा है इसी से, ठीक है जी। और नीचे अगर आप आ जाएं तो सिंध का इलाका है जी, उधर से भी बलोचिस्तान ट्राई बॉर्डर एरिया बनता है। बलोचिस्तान सुई की सड़क आती है वहीं पे बिल्कुल है, सुई से जो आती है बलोचिस्तान से। इधर पहाड़ों पे से हैं, दरें हैं, दरों में से आना जाना है। तो ये वो पास में माजी में राजे रहे हैं, जो रास्ते रहे हैं, जो माजी में ट्रेड के वाले से भी इस्तेमाल होते थे, स्मगलिंग के वाले से भी इस्तेमाल होते थे, अभी भी होते हैं। तो ऐसे किसी चीज़ों में आ जाना। फिर एक नई चीज़ जो हमने नोट की कि मोटरवेज का भी यूज़ हुआ इसमें। तो मोटरवेज जैसे बड़ी गाड़ियां आ रही हैं तो मोटरवेज पे हमारे के पास अभी उस तरह का चेकिंग का निज़ाम नहीं है। आप किसी भी इंटरचेंज पे उतर सकते हैं। इसी तरह हमने 2-3 बड़ी असले की खेप जो कच्चे में आ रही थी, वो हमें इंफॉर्मेशन आ गई और हमें वो मोटरवे से जैसी वो गाड़ियाँ होती हैं हमने वो असला पकड़ा। वो सफरगर में भी पकड़ा गया, रही अफगान में भी पकड़ा गया। तो ये हमें वहाँ पे खातरख्वाह कामयाबी मिली। ये वो कुछ अभी हैं, अभी मजीद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। फिर ट्रैवल है। अच्छा, सारे डाकू जो हैं, ये लोग जो हैं वो जजीरों के ऊपर नहीं बैठे हुए, वहाँ एक लिमिटेड तादाद बैठी हुई। किसी जजीरे पे ज्यादा है, कोई 10-8 हज़ार लोग हैं, किसी पे 50 लोग हैं, किसी पे 250-300 लोग हैं। इतनी आबादी वहाँ पे है, हमें तो सिर्फ लगता है कि सिर्फ वहाँ पे डाकू ही है चमता। जगह उनकी फैमिली है, उनके जो कबीले हैं सर, लठानी, सिखानी, उमरानी, पता नहीं कितने उनके ये बलोच सब नेशनल्स हैं सर, और वो हैं उनके बैठे हुए। इनकी आपस की दुश्मनी है। फिर ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बांधना है, ठीक है। फिर इनके जो कबीलों के लोग हैं सारे तो डाकू नहीं बने, या छोटी जजीरों पे जाए बैठे हुए ना सर, या वहाँ पे कुछ काश करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ जाहिर बड़े जखेज सी बात है। तो वो नहरें, जिस तरह मैंने कहा, तो पानी का एक निज़ाम कुदरती अंदर मिला हुआ है, वहाँ से पानी लगाना करना। इनके बाकी जो कबीले हैं वो दरिया सिंध के किनारों पे बैठा है, आबादियाँ जो है, ठीक है। अब वो बाजी से वो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर की रिश्तेदारी है उनके, ज़ाहिरी सी बात, तो वो इनके इन्फॉर्मर भी हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी, अगर पुलिस की कोई मूवमेंट होती है कुछ फॉरन को, उन्होंने वो उनको सारा बता लाई करता। फिर एक और चीज़ ऑपरेशन भी तो मुश्किल ही होती थी कि ये अंदर आबादी, इस तरह कुछ आबादियाँ भी हैं कुछ जजीरों में कि जी जहाँ डाकू बैठे हुए हैं, तो आपको जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, अगर आप बाहर से कोई फायरिंग करते हैं, गोला बरसाते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको ये नहीं पता वो डाकू पे गिरेगा कि आम शहरी जो यहाँ के अंदर, मतलब वो भी एहतियात कर। कोलैटरल डैमेज का विषय चल रहा है, हमेशा कोलैटरल डैमेज का डर है कि कोलैटरल डैमेज की वजह से बच्चे, औरतें, उनका नुकसान हो। ये वो वजूहत रही कि जिसकी वजह से इन जजीरों पे आप जा नहीं सकते। मेन अगर मैं आपको सारी कुछ क्रक्स बताऊं, 2 चीजें थी जो कच्चे के ऑपरेशन या कच्चे के डाकों को कामयाबी और हमारे कच्चे ऑपरेशन में लिमिटेड कामयाबियां या कामयाबी ना होना का वजह था। एक्सेसिबिलिटी, तो इनएक्सेसिबल थे, वहाँ पे पहुंचना पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए अपने इक्विपमेंट, गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक्स के साथ बहुत मुश्किल था और बड़ा लिमिटेड था ये। दूसरा, जो उनकी वेपन की डोमिनेंस थी, जो के पास ये बड़े वेपन थे, जैसे वो दूर से मार कर लेते थे, ठीक है। हमारे पास वो वेपन, उसको मिलिट्री ग्रेड वेपन कहते हैं, जो बुनियादी तौर में पुलिस को इजाजत नहीं है, मिलिट्री ग्रेड के होते हैं, वो अफगानिस्तान के जरिए हासिल किए हुए। वो फिर पुलिस उसका उस तरह मुकाबला नहीं कर पाती थी, जिसके से रुकावटों में ऑपरेशन में मुश्किलात आती थी और उनका नुकसान भी उठाते रहे। अच्छा सर, यहाँ पे काफ़ी अरसे से ऑपरेशंस चलते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, और काफ़ी इसमें नए नए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कच्चे के इलाके पे सर मुकम्मल काबू किसी भी दौर में नहीं हो सका। आपने 2 सालों में कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिससे सर आपने जो है वो कच्चे के रोगीर वो एरिए को जो है आपने क्लियर कर दिया? ये थोड़ा हमें देखिए, माजी में भी बड़े बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए, कामयाबियाँ भी मिली, पुलिस ने नुकसान भी उठाया। लेकिन एक वजह ये भी रही कि माजी में हम किसी जजीरे पे किसी गैंग के खिलाफ, बोसन गैंग, चौथू गैंग के बड़े नाम चलते रहे, नेशनल मीडिया भी आते रहे इसका, उनके करते थे, हम ऑपरेशन करते थे और फिर वापस आ जाते थे, वो डाटा खाली छोड़ दिया। अच्छा, तो वो जजीरों में, एक जजीरे में दूसरे ने, आपने एक लिमिटेड एरिया पे आप ऑपरेशन करते थे, बाकी जजीरों में कुछ और क्रिमिनल बैठे हैं, वो वहाँ उधर भी आ जाए, वो दोबारा वापस आ जाते थे। वही वो ये तो वो परमानेंस नहीं थी। हमने पिछले सारे ऑपरेशंस को स्टडी किया,
उनके लेसन्स लर्न देखे, क्या उसमें नुकसान हुआ, क्या गलतियाँ हुई यहाँ से। उसके बावजूद हमने शायद माजी के तमाम रोशन ऑपरेशन के निस्बत ज़्यादा नुकसान उठाया। सिर्फ 24 में ही हमारा 1 महीने के अंदर राजनपुर रहीम खान में 18 शहादतें हमने जनाजे अपने जवानों के अफसरों के उठाए। और उसके बाद भी होता रहा, हमारे पे हमला होते रहे, हमारे पे एम्बुश हुआ, हमारी चौकियों पे हमले हुए, हमने उनके रास्ते महदूद किए, लॉ दिए। एक वक्त में रहीम खान के रास्ते वो आते थे, बेसिकली हमारा जो कच्चे के जजीरे हैं ये सारे राजनपुर में आते हैं। राजनपुर की ज़िला जो है वेस्ट ऑफ रिवरी है और ईस्ट ऑफ रिवरी, ठीक है। इस इलाके में भी। और उसके पीछे फिर ईस्ट वाला जो इलाका है उसके पीछे रहीम खान आता है। रहीम खान एक फ्लोट एरिया है, फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे, खाते पीते लोग हैं, तो इनका टारगेट ज़्यादातर वहाँ पे रहीम खान यहाँ पे। कच्चे के हवाले से इन डायनामिक्स में अगर आप करें, जो एक बड़ी यूनिक चीज़ थी कि रहीम खान का जो कच्चे का एरिया वो देखो राजनपुर से हिट होता है डायरेक्ट। जी, दूसरा उसका जो कच्चे का एरिया है वो 2 ज़मीनी टुकड़े हैं जो दरियाए सिंध के साथ सिंध में आते हैं। मतलब पंजाब की बाउंड्री से आप आगे सिंध में चले जाते हैं, 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और उसके बाद पंजाब दोबारा शुरू होता है। फिर कुछ 7-8 किलोमीटर का एक टुकड़ा है वो क्रॉस करते हैं, फिर सिंध आता है। फिर हमारा ये 5-7-10 किलोमीटर का टुकड़ा है जो फिर हमारा एक है। तो 2 आइलैंड ज़मीनी आइलैंड है जो सिंध के अंदर, माशका थाना हमारा वहाँ पे है, माशका। अच्छा, उनका जो वो जो हमारे लैंड मासेस हैं या इन्हीं टुकड़े हैं वो फर्दर उनने उसके बीच में दरिया से गुजर। अच्छा, वो भी आगे 2-2 टुकड़ों में बाइफरकेट हुए खड़े हैं। ठीक है। एक तरफ जिला घोटकी है, एक तरफ जिला कश्मीर है। और आपने अगर एक टुकड़े से दरिया के पार परली तरफ जाना है जो पासी है, तो आपको पीछे पूरा गुद्दू आके फिर वहां से जाना है, तो 2.5 घंटे आपको अपने सामने दरिया के सामने नजर आ रहा है, वहां पे जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। आप दूसरे सूबे में हैं, ठीक है, और उस सूबे में भी आपको उनके 2 जिलों से क्रॉस करके अपने दूसरे इलाके में जाना। ये डायनामिक्स है कच्चे की जो रहीम खान के लिए प्रॉब्लमेटिक बना है। और वो दोनों आइलैंड्स जो जमीनी टुकड़े हैं चारों तरफ से सिंध के में हैं, चारों तरफ से वो सिंध जिले में के लिंक कर, ठीक है। तो ये किसी जमाने में नवाब बहादुर की शिकार का हुआ करता। अच्छा, तो वो पंजाब का हिस्सा जो है वहाँ पे है, ठीक है। तो ये उसके प्रॉब्लम है कि आप आपके इलाके में नहीं है, आप दूसरे इलाके में 2 मुश्किल हो जा रहा है कि वो तो बहुत ज्यादा इस तरह। तो इसमें सर अब जो लास्ट ऑपरेशन हुआ है उसमें कितने डाकू जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, कितने डाकू मारे गए हैं, और क्या अब जो है मुकम्मल आप समझते हैं कि वो कच्चा क्लियर हो गया? जी, अब जो ऑपरेशन हुआ ना, मैंने आपको कहा कि माजी के जो हमने लेसन से उसे लर्न किया कि, और 2 ऐसी चीज़ें हुई रिसेंट पास में जिसने हमें मजबूर किया कि अब ये टाइम आ गया कि अब अगर हमने इनको छोड़ दिया तो फिर ये कच्चे से बात आगे निकलता। माजी में ये चीज़ें होती थी, ये ऑपरेशन इनके होते थे, या की जो वारदात थी वो इस कच्चे गेप थी, इंडस हाईवे उस पर चले गए। वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से महफूज हमने की और वो महफूज थी। फिर कच्चे में कमाद की फसल का टाइम आता था, और कमाद की फसल जो मैंने आपको कही वो 8 महीने तकरीबन रहती है। वो 8 महीने आपके लिए वो लाकिन एक्सेस पर, तो साल में आपको महीने 3-4 महीने ही नजर आ सकते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। पानी कम है और कमाद की फसल भी करनी है, दूर तक विजिबिलिटी है, तो ये वहीं पे करते थे। अब इन्होंने रिसेंट पास में 2 ऐसे काम किए। एक तो बात तो पंजाब में मोटरवे पे आके इन्होंने पोसी वारदात की और एक बस को लूटा, उसके लोगों को मुसाफिरों को मगवी बना के ले गए। और कुछ हफ्ते के बाद वो खैर ऑपरेशन हुआ और उसमें अब तरह कामयाब ऑपरेशन नहीं, लेकिन मगवी बरामद करा कर हम कामयाब हो गए बगैर किसी तावान की और किसी दी। लेकिन कुछ अर्से बाद उन्होंने एक और वारदात थी जो हमारे बॉर्डर से हट के सिंध की तरफ उर्दू से थोड़े फासले वारदात की, और उन मगवियों को लेकर ये पंजाब की तरफ भागे अंदर से, सिंध के रास्ते कच्चों में से होते हुए दरिया के साथ साथ। उस वक्त तक हमें हुकूमत इन 2 सालों में हमें सपोर्ट भी बड़ी ज़बरदस्त मिली है हुकूमत की तरफ से। और हमें हमारे साहबका आई साहब डॉक्टर उस्मान साहब और मौजूदा आई साहब पे सबराही में जो उन्होंने मुतालबात हुकूमत से किए, वो पूरी चीफ मिनिस्टर साहब है, उस पर हमें फंडिंग के ऊपर चीज़ें चाहे वो मेडिकल तो हमें मिली है। उसमें जो 2 चीज़ें हमारा मुतालबा था और अभी भी है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ें तो बहुत सारी चाहिए जी, APCs चाहिए उन इलाकों में अपने जवानों को महफूज करके अभी जाने में। अगर उनके पास बड़े वेपन है तो हमें भी बड़े वेपन चाहिए ताकि हम भी दूर से मार कर सकें, अच्छी मार कर हम भी दूर से मार कर सकें, हम आगे हमें जाके अपने आप को टारगेट ना पेश करें। लेकिन ये जो सारा कच्चे का मैंने आपको बताया, इनएक्सेसिबिलिटी, वेपन डोमिनेंस, इनको काउंटर करने का आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी में 2 हल हैं। एक थर्मल कैमरास, वो हमने चौकियों पर अपने नस्ब किए ताकि हमें चौकियों की दूर दूर से मूवमेंट नजर आ रही। वो जो छुप के कबाद में आते थे और हमें पता नहीं लगता था, वो अब हमारी विजिबिलिटी रात को दिन में हर वक्त होगी क्योंकि बंदे आ रहे हैं, वेपन है नहीं है उनके पास, तो हम उनको
डिस्टेंस रखने में कामयाब हो गए, अपनी चौकियों को अपने महफूज किया। दूसरी चीज़ थी अब जजीरों पे कैसे गए, तो द नेम ऑफ न्यू एक्सेसिबिलिटी इज ड्रोन। ड्रोन के जरिए आपकी एक्सेसिबिलिटी है। आप देखें ना वॉरफेयर में अब हर तरफ ड्रोन ही नेशनल टूरिस्टिक से अब हो रहे हैं। हमारी जो मार के हक हुआ उसको ये ड्रोन करना हो, आपने बेताजा सुना, तो ड्रोन से यूटिलाइजेशन हमने की जो पाकि में इस तरह नहीं हुई। हमने जब ये दूसरा वाकया बस वाला हुआ उस एक का पीछा किया गया और फिर सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, रेमियारखम पुलिस, राजनपुर पुलिस, हमारी मिलिट्री सिविल एजेंसीज, इन सब ने मिल के एक पेज पे आए और इनका पीछा किया, इनको पार्डन किया जी। और सिंध वाले अपने मगरबी बरात कराने में कामयाब हुए, वो अपना ऑपरेशन करके यहाँ से चले गए, लेकिन हमने अपना ऑपरेशन जारी रखा ताकि इन्हें खत्म इनको एक इस दफा क्योंकि अब अगर इनको छोटा किया सिर्फ मगरबी बरामद करा देने से इनका कला कमा नहीं हो रहा। वो कल को हो सकता है। देखिए 2 दफा हो गया, वो फिर तो ये रूटीन बन रहा है। आपकी शाहराहें और नेशनल हाईवेज महफूज ना रहे तो फिर तो कुछ भी महसूस सीमी सीन बन रहा है ना ये तो भाई। ये काबिल बर्दाश्त नहीं था। अब टाइम था कि अब हमें कुछ काम कुछ करना है। अब इसके बगैर अब इस तरह नहीं कि बैठे रहे वाजाते कराते रहे, बंदे छुड़ाते रहे, ठीक है, ये तरीका नहीं अब चलेगा। फिर हमने गवर्नमेंट से डिमांड की, गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड पूरी, ठीक है, और हमें पंजाब गवर्नमेंट ने और हमें इसमें वो ड्रोन्स दी। उन ड्रोन्स के जरिए हमने इनकी सर्वेलेंस की, इनके ठिकाने ढूंढे कि जजीरों के ऊपर जंगलों पे इनकी सर्वेलेंस करके इनके रास्ते देखे, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से कश्तियों में बैठते हैं, कहाँ से तैर के पार करते हैं तुर्की कौन, वो थोड़ा चंद दिन हमने मॉनिटर किया और हमने उसके मुताबिक इनके सप्लाई रूट्स मिल के हमने पहली दफ़ा हुआ कि ऑपरेशन में तमाम हमारे एक पेज पे आए। रेमिया खान पुलिस ने एक साइड से कवर दिया, दूसरी से राजनपुर ने किया, एक साइड से रेमिया खान ऑपरेशन माजी में होता था, जो शायद आई डोंट नो क्यों हमसे ये नहीं हुआ कि दोनों अपने अपने जो उनको एरिया हिट कर रहे हैं ना उनको टारगेट कर रहे हो। अच्छा, ये पहली दफ़ा कि ज्वाइंट एक ही जगह में टारगेट्स करके सारी चीज़ों को हमने किया। एजेंसीज की भरपूर सपोर्ट रही, ठीक है। इनके मोबाइल्स की जो इंटरसेप्ट्स और सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन वो टाइम नहीं लेती नहीं। ड्रोन्स के जरिए इनके कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के कहाँ बैठे हुए हैं, मोर्चे कहाँ बने हुए हैं, कहाँ पे दरख्तों में झुंड में चाले छुपते हैं, कहाँ जेर ज़मीन इन्होंने फंदके बना के बैठे हुए हैं चुकी तक बनाई और 2-2 लेयर की जब हमने बाद में तबाह की हैं, 2-2 3-3 लेयर की उन्होंने बिठाई हैं ये उसको महफूज करने के लिए रेती इलाके के अंदर। बहरहाल वो जवान इनके सप्लाई चौक की काफ़ी दिन इनका मुहासरा किया रखा। एक वो बाहर की जो सप्लाई आती थी, खाना पीना चीज़ें, इनका आना जाना, तो ये आगे फ्रंट पे के अपने बोर्चों में बैठे हैं तो बीवी बच्चों के पास पीछे निकलते थे, थोड़ा सा अपने धोन से पे अटैक करते थे। वो एक स्टेज आई कि जहाँ पे कुछ जो भाग सकते थे वो भागे पहाड़ों की तरफ, वो पहाड़ों में निकले और बाकी सारे हमने इनको चोक कर दिया और फिर वो मिसे सरेंडर होने शुरू हुए। अब ये इंपॉर्टेंट था कि सरेंडर को आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी पड़ती हैं, तो कर रहे हैं। ये सरेंडर की कुछ उनकी टर्म्स होंगी, ठीक है, कुछ हमारी टर्म्स हैं, इसी तरह है बिल्कुल। उनकी टर्म्स ये थी कि हमें इंसाफ दिया जाए जी, हम सरेंडर करते हैं, हम वारदात नहीं करेंगे। हमारी टर्म्स थी कि जी आप जो दूसरे कबाइल के लोग हैं या दूसरे क्रिमिनल हैं जो इस रास्ते से गुजरते हैं, जब भी आपस में मूवमेंट होती थी एक जजीरे दूसरे जजीरे तीसरे जजीरे छुपना, भागना, एक दूसरे की बचाना, ये काम नहीं करेंगे आप। ठीक है, कि फिर आप किसी की मदद नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी को पन्ना नहीं देनी आप। फिर अब आप पुलिस के साथ चीफ का साथ देंगे, कोई आएगा इतला देंगे या उनको बना ही नहीं, अब नहीं करना ये चीज़ की। और दूसरी उनका मुतालबा ये था कि हमें जो पर्चे हुए हुए हैं, अब 3 तरह के जब उनसे बातचीत हुई तो 3 तरह के हमें क्राइम समझ आएगी जिसमें ये लोग मुलव्वस हैं। ठीक है, एक तो पुलिस शहादतों में जो पुलिस पे हमले हुए, दूसरे इनके अपनी आपस की लड़ाई है जिसकी इनकी दुश्मनियां, वो एक कच्चे की डायनेमिक्स जो बात करते हैं उसमें ये एक और जिस तरह ट्राइबल दुश्मनियां होती हैं, वो इन दूसरे को कभी कहीं औरत निकालने के ऊपर है, कहीं कोई जानवर के मारने के है, कोई जमीन पे कब्जे में है, वो कत्ल एक हो गया तो उसके ऊपर 4 कत्ल हो गए, दुश्मनियां आम भी रूटीन इस तरह होते हैं। वो ट्राइबल पे ज्यादा होती है, फिर वो किसी एक बंदे का कत्ल वो पूरे कबीले का बदला होता है ऑटोमेटिकली। वो ये इनका तो फिर और ज्यादा वो वाली रिवाइज में है कि अगर वो मारा फिर दूसरा भी उसके बदले मार दिया किसी ने तो वो फिर दुश्मनी पक्की हो जाती है, की हो जाती है, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल है, कोई भाई बदला ले रहा है, कोई भतीजा बदला ले रहा है, सारी जिंदगी वो इनके बहुत सारे दुश्मनियां थी बहुत। ठीक है, वो तय हुआ कि जी वो इनको आपस में सुलह करने का मौका दिया जाए ताकि जो आपस में इनके दुश्मनी के वो है, कत्ल है, कुछ है, वो इस सुलह के तहत एक दूसरे के खिलाफ अगर इनकी सुलहें हो जाती हैं, ठीक है, तो अदालतों में जाके बयान दे तो फिर ये पर्चे वो भुगतने नहीं पड़े। दूसरा इनका मुतालबा था कि जो हमारे खिलाफ पुलिस शहादतों में या पुलिस के जो पर्चे हुए हैं उनमें हमें बाज पर्चों में नाक हमारे बंदे या ज्यादा बंदे हो गए। अब उसकी वजह क्या है वो हमने ठीक माना कि बात आपकी ठीक है, हमें नहीं पता। अब हमारे
हमला होता है, एम्बुश होता है कमात के अंदर से रात के वक्त में, हमारी 12 शहादतें हो जाती हैं। अब हमें कैसे पता वो कि जाने वाले हमने नाम छोड़ के जाएंगे तख्ती लगाते जी ये हम 12 ये 17 ये 25 लोग आए थे, नहीं पता। अंदाजे से जो उस वक्त के जैल ऑपरेशन कर रहे हैं कि उनमें वो नामजद किए जाते हैं अंदाजे के मुताबिक। अगर वो हो सकता है एक्चुअल 12 हो, 15 हो, 17 हो, आप 25-30 लिख के जाते हैं और लिखे जा सकते हैं, और वो हो सकता है जो आए नहीं है वो लिखे जाए, वो भी इसी पे ये सारी ये होते हैं। तो ये इनको हमने गारंटी की कि ये बिल्कुल पूरा मौका दिया जा रहा है, और जो एक्चुअल लोग मुलविस होंगे सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमात को जारी रखा जाएगा, बाकियों को हम मेरिट के ऊपर साबित कर सके, ठीक है, तो ये रिलीफ दी जाएगी। ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। और लेकिन जो पहले शुरू के लोगों ने किया, जब उनके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स वहीं और धान ने उस पर पूरे उतरे और उन्होंने भी हमें पूरा साथ दिया कि क्रिमिनल्स को साथ नहीं दिया, तो उनकी देखा देखी कि ये एक रास्ता उनको मिला है। वो भी चाहते थे कि वो कौमी धारे में आए, उनके बच्चे भी पढ़े हैं, उनको एक फैसिलिटीज मिल करें। वो हर वक्त छुड़ते रहते हैं, असला लेके फिरते हैं, और कोई कारोबार जिंदगी अपने सारी जिंदगी बहुत सारे उनके फैसलों के हमने इंटरव्यू किए उनके जी, एक एक फैमिली का इंटरव्यू किया है, शिनाख्ती कार्ड ही नहीं बने हुए, बेफॉर्म बच्चों का कि बंदे को पता ही नहीं होता है दुए, और बेतहाशा ऐसे बच्चे औरतें हैं जो सारी जिंदगी जिन उस पे जजीरों से बाहर निकले ही नहीं, ठीक है, तो उनको पता ही है बाहर की दुनिया क्या है। वो बल्कि बड़ा उस सब कहा करते थे सियासतदान कि जी अब ये निकल गए ना, जब इनकी औरतें एक दफा चिंची में बैठ गई ना, फिर ये कच्चे में दोबारा नहीं जाते। फिर एक एक दफा शहरी के शहर हवा लग गई तो फिर ये हो जाती है ये चीजें। फिर हमें उनके बच्चों के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, ईद मेले कर रहे हैं, उधर जाके कर रहे हैं, क्रिकेट बड़ी स्क्रीन लेके क्रिकेट मैच दिखाए, दुनिया क्या है यार, तो कि असल पता चलेगी यार दुनिया में कितना क्या कुछ है, इतनी रंगीनी है यार, कितना मौके हैं आपके तरक्की करने के, और कर सकते हैं खुद बड़े हुए हैं। तो वो चीज़ें हो रही हैं। 42 दुश्मनियाँ आइडेंटिफाई हुई इनकी, जो इनसे इंट्रोड्यूस करते कि जो राजमपुर के अरेटी पॉइंट और राजीव और रहीम यार खान के जो क्योंकि कॉमन आता है राजमपुर का, वो आते डाकू उधर भी हिट करते थे, जो सिर्फ रहीम यार खान की अंतर थी, वो 8 बड़े हुए, जिनमें से एक ऐसा दुश्मनी का केस था जिसके आपस में एक दूसरे के 19 अफराद कत्ल किए जा चुके थे। 19 अफराद, ठीक है, तो एक दफ़ा 5 फिर दूसरे ने बदले में 9 कत्ल किए। इंदर गैंग था यहाँ पे माजी में बहुत मशहूर, जैसे बोसन गैंग रहा है और छोटू गैंग रहा है, जानू इंदर गैंग था जो 23 में जिसका वो हुआ, वो दहशत की अलामत समझ जाते थे ये सारे, उन्होंने ये किए हुए थे। ये तो मैं आपको बड़े केस कर रहा हूँ, बड़े लोग की 4 कपल 6 कपल, तो इनके आपस में ना ये आपस बड़ी केसेस की बात। तो अब वो रहीम यार खान वाले शायद एक है, वो भी फाइनल स्टेजेस पे है, एक या 2 रह रहे हैं, वो बाकी सारी सुलह हो गई हैं। और राजनपुर में इसी तरह 42 में से तकरीबन 30 की सुलह हो गई है, ठीक है, और उसमें सरदारान और एक बड़ा उसका तरीका है इनके जरगे का, उस पर सरदारान बैठते हैं, वो फैसला नाफिज़ अमल करते हैं, इनके मुशीर आते हैं, जामिन आते हैं, वो जमानत देते हैं, वो सारी चीज़ें गारंटियाँ देते हैं, और उसके बाद फिर कोई दिया या जुर्माना या तावान होता है वो ही पेमेंट करते हैं। औरत के चक्कर में और इस तरह के फैसले होते हैं कि दारुल मान जाएगी, उसके बाद फैसला होगा, इस तरह की बहुत हर केस वो सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे होता है उसमें पुलिस नई पार्टी बनी, क्योंकि पुलिस के हो सकता है कि बाद में तो गारंटी नहीं कि माने ना माने, तीन मसला इनके जो अपने ट्राइबल चीज जो इनकी मुतफिकत और बस का लिहार होती है, वो समझते हैं कि इनका ये मानते भी हैं, बाद में मानते हैं, और उनकी ट्राइबल रिवाज के मुताबिक फिर वो कबीला अगर कोई नहीं मानेगा तो उसका पूरा कबीला खिलाफ होएगा। वो पहले भी हम देखते होते थे ये कबाइल के इश्यूज, वो कबीला खिलाफ हो जाएगा, कब वो खाना पीना हर चीज बंद कर दे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी काला कर देना, बहुत सारे रिवाज हैं ये, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो उनके तहत वो सुलह और चीज चल रही है। और इसी तरह जो पुलिस के केसेस थे उनमें उनके जो बंदे नहीं थे वो सारी, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत जैसे उन्होंने देखी ये हो रहा है, और कच्चे के क्रिमिनल्स को हमने अच्छा या वो कैसे करेंगे, मुकदमा है, ठीक है, तो तय ये हुआ कि वो शुरू में जमानतें कराएं, अच्छा ही अदालतों से जमानतें कराएं, क्यों उस दौरान में ताकि जमानत का जहर नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं पकड़ा जाए उस दौरान में ताकि ये इतराज ना हो कि जी ये तो डाकू है, इसका तो ये फलाना बंदा कत्ल किया था, ये शहीद किया था, तो ये कैसे बाहर आकर कह रहा है, ये कैसे आके शामिल तफ्तीश हो रहा है, वो भी नहीं सकते। जमानत के दौरान आप कर सकते हैं जी, वो फिर इनकी जमानतें करवाई गई भाई उसमें, और जमानतों के साथ इनको शामिल किया गया, पूरी इनके फैमिली ट्रीज बनाए गए, पूरी हिस्ट्री, हर चीज़, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कौन फैसिलिटेटर था, किसने किया, कहाँ पुलिस ने ज्यादतियाँ की, पुलिस की तरफ से भी माजी में ज्यादतियाँ होती रही, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें खराब हुई, तो वो सारी चीज़ें देखी गई हैं।
और उसके तहत जब इनको इतमाद हुआ कि वाकई पुलिस कोई अब जाती नहीं कर रही है, इनको शहर में आने दिया गया, शहर में लाया गया, ठीक है, सरदारों के पास ले जाया गया, थानों में लाया गया, थानों से जाने दिया गया, इनके बच्चों फैमिलीज को कहते हुए कि इतनी कॉन्फिडेंस कर लिए कि ये पुलिस अब कोई ज्यादती नहीं कर रही है और पूरी पीरियड स्टेट खड़ी है, पंजाब गवर्नमेंट इसके पीछे है, वो सारा तो देख रही है, ठीक है। तो वो फिर इनको इतमाद इनका बहाल हुआ, तो फिर ये अब उसमें फिर ये इन्होंने सरेंडर शुरू हुआ और अब तक तकरीबन 700 से ज़्यादा क्रिमिनल जो हैं जी आई के जो साथ मिले हुए लोग थे वो 700 से ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं। इन 700 में जो माजी के अंदर हमने गवर्नमेंट से कह के पंजाब गवर्नमेंट ने जो है मुतालबा किया, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा इस कच्चे के पूरे अगले के 2 साल में वो मुतालबे पूरे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह से सपोर्ट के रसी मुमकिन हो सका कब सारे पेश पे उन्हें भी और होल ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट थी, पीछे स्टेट साथ हमारे खड़ी थी, मुमकिन हो सका हम इसको कर सकें और वो चीज़ें हासिल करके उनको सरेंडर करने का मजबूर कर सकें। इन 700 से ज़्यादा के अंदर तकरीबन 16 ऐसे हैं जिनकी इनके सरों पे 1-1 करोड़ है बनी, 15 ऐसे हैं जिनके सरों पे 50-50 लाख डेढ़ बनी थी सरेंडर करने वालों में, और 13 ऐसे हैं जिनके सरों पे 25 से 30 लाख हेड बनी थी, ठीक, बाकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख फने में वो भी काफ़ी सारे हैं ऐसे। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर से आया और आप देख रहे हैं जिनके सरों पे 1-1 करोड़ हरी ने करब की थी, वो डेस्परेट और बड़े टॉप के वो और वो सारे उनके आ गए हैं। अच्छा सर, इसमें जो सरेंडर कर रहे हैं जितने भी डाकुओं ने सरेंडर किए, इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से क्या रिलीफ दिया जाएगा? अभी देखें 2 चीज़ें हैं, जी। एक फौरी रिलीफ या आर्जी रिलीफ थी, शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें थी और कुछ मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में डीपीओ राजनपुर और डीपीओ रहीलिया अफान ने जब से ये आए हैं इनकी फैसिलिटेशन, इनके जो सर्विसेज थी, इनकी जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स थी, इनके बच्चों के लिए स्कूल थे, अपने हमने टीचर वहाँ पे दिए हैं, पुलिस के टीचर्स दिए हैं, वहाँ पे जाकर फौरी तौर पे उन्होंने स्कूल वहाँ पे जारी किए हैं, हेल्थ क्लिनिक्स वहाँ पे भेजी हैं और इनको बाहर लाए हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए इनको जैसे रमज़ान आया तो रमज़ान पैकेज में तहत इनको दी फैसिलिटेट किया इनकी फैमिलीज को सारों को, फिर इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए इनको गायें भैंसें वो दिलवाई हैं ताकि ये अपने काम शाम करें, को रोजगार का जरिया बनेगा, बदल पाए डाकू डकैती छोड़ेगा तो कैसे खाएगा भी सही नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो मजबूर होकर वही करना वो पूरा उसको हथियार उठाना पड़ेगी। उस चीज़ को रोकने के लिए ये हमारे डीपीओस ने, डीसीज ने, मिल्की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, उसमें एजेंसी में भी पूरा ज़्यादा तावन का सपोर्ट किया हमें, तो उसमें इनके लिए किए हैं, रिक्शे लेके दिए हैं। कोई पहले कभी कोई डाकू बनने से पहले कोई काम करता था उससे वो टायर पंचरों का काम करता था, कोई मैकेनिक था, कोई जो था वो चीज़ थी उसकी, कुछ शुगर मिलों में इनको नौकरियां दिलवाई हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम में किसी को साथ दिलवाया है, ग्रेजुअली उनको फैसिलिटेशन किया गया है। तो इनके सर आगे अब जैसे कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, स्कूल, सेहत के हवाले से हमारे हॉस्पिटल्स, उसके अलावा बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, तो इनके कच्चे के इलाके के लिए अब गवर्नमेंट क्या इन्हें आगे ये सहूलियात मुहैया करेगी? पुलिस में इसका क्या रोल होगा? मैं बताया ना आपको कि ये तो थी शॉर्ट टर्म, ये फौरी हमने की है, बेशक के लिए रमज़ान बचा गुजरे, जब सीज़न आ गया तो ये इस तरह की सीज़न के लिए हो जाती। दूसरे जो लॉन्ग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इनको रिहेबिलिटेट करना है कि वसाइल पैदा करने हैं रोज़गार के, उसके लिए फिर मैडम सीएम ने इसकी खुद मीटिंग चेयर की और उसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई कि क्या हालात हैं, उसको बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, और साथ ही कमेटी सीनियर मिनिस्टर मैडम मरियम औरंगज़ेब सदराई बना जी, जिसमें पुलिस के बाकी तमाम जो मुतल्लिका महकमे थे उनके सरबराह चक्री सरबराह थे और हमारे पुलिस की तरफ से एजेंसीज़ के लोग सब इसमें बैठे, और फिर हमने ग्राउंड लेवल पे इनसे स्टेक होल्डर ये भी हैं जी, बिल्कुल शहरी जो वहाँ की आवाम थी वो थी जो इनके आकपार थी, और इनकी वजह से उस इलाके की तरक्की नहीं हो रही थी, कोई जा ही पाता थे, स्कूल हो गया हुकूमत ने, स्कूल में टीचर और बच्चे डर के मारे जाए, अस्पताल खोले, डॉक्टर डर के मारे वहाँ पे नहीं करना चाहता, ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, कोई और कैसी चीज़ खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइज होते हैं, वो उसके डर से मेरी वहाँ पे डर रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र जब सारा वर्कआउट किया क्या क्या ज़रूरियात हैं, तो उसमें 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 3 साल के प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी है, कौन सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें होती हैं, क्या जो चीज़ें
माजी में रुकावट रही है इन इलाकों को एक्सेस करने के लिए, जैसे सड़कें नहीं हैं, सही सोलिंग बनी है, चूँकि दरिया है, दरिया का पार्ट ये 20-25 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वो पानी ही पानी हर तरफ होता है, जब पानी आता है आबादियाँ टेम्परेरी उखड़ जाती हैं, हमारी पुलिस की पिट्टे में ख़त्म करनी पड़ जाती है, वहाँ से वापस विड्रॉ करना पड़ता है कई किलोमीटर, पानी तो उतरता है, फिर वो मार्शी हो जाता है, जंग तब्दीली वो ख़त्म होता है, फिर वापस आते हैं, मतलब 3-4 महीने की होती है। टाइम और बाकी तो वो बाकी तो खराब पानी रहता वाला है, रहता है उसके पानी वजह से, वाला पानी की वजह से या कमाल की वजह से। कमाल की वजह से। तो वो इस सारी चीज़ों को स्टडी करके इरिगेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को किया गया, बाकी जितने मुतल्लिका डिपार्टमेंट थे सबको वो सबको इन्वॉल्व किया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, डबल 1 डबल 2 को वहाँ सेंटर कहाँ बने हैं, टेफ्टा को टेक्निकल स्किल्स कहाँ पे आने, वो सारों को करके एक बड़ी और बहुत बेताशा मीटिंग्स हम उसका हिस्सा रहे, उसमें वर्किंग हुई, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, इसकी जस्टिफिकेशन मांगी गई, कैसे क्यों, उससे क्या फ़ायदा होगा, कौन से टारगेट ग्रुप है, स्टेक होल्डर कौन है, कैसे रास्ता होगा, हम पहुँच भी सकेंगे नहीं पहुँच सकेंगे, वो सारी चीज़ें तय करके एक बहुत बड़ा पैकेज हमने उसने तैयार किया और फिर वो सीएम को प्रेजेंट किया गया और सीएम ने ग्रेशियसली पूरा का पूरा पैकेज जो रिकमेंडेशन थी उस तकरीबन 23 अरब का, वो सिर्फ तहसील रुझान और कुछ थोड़ा सा माशरे का एरिया जो क्या उनका सिंध में आता है उसमें प्राइमरीली वो सारा तहसील रुझान में आपका लगेगा। ठीक, और ये सारी चीज़ें स्कूल हैं, स्कूलों को मिडिल से प्राइमरी से मिडिल एंड मिडिल से अपग्रेड हो रहे हैं, हायर सेकेंडरी होने हैं, रुझान में गर्ल्स कॉलेज नहीं था, गर्ल्स कॉलेज बन रहा है, डिस्पेंसरियाँ, BHUs, डबल 1 डबल 2 का स्टैंडर्ड किया है, तो फिर लोग जा ही सकते थे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो पीछे माजी में नहीं थी, कि जो मौजूदा गवर्नमेंट सीएम के इनिशिएटिव्स हैं, वो जो बाकी पंजाब में रोल वो यहाँ वो पे सारे लेकिन कार्ड हैं और वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि जब इनके शनाख्ती कार्ड वगैरह बन गए हैं, सारा वो चीज़ें इन्हें भी आज इनको एनरोल किया जाए, इनकी फैमिलीज को एनरोल किया जाए और वो तमाम फवायद जो इनिशिएटिव्स के हैं या बाकी पंजाब जिससे फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा उठा रहा है, वो इन इलाकों में भी दिए हैं। तो ये ओवरऑल तकरीबन 23 अरब का पैकेज है जो अगले 1-2 साल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, कोई 3 महीने वाला है, वो 3 महीने वाला, वो 2 साल में मुकम्मल होगा, कोई 1.5 साल में, कुछ लॉन्ग टर्म सड़कें पुल हैं, जो पुल शुल हैं उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको देखेगा, क्योंकि फ्लड आते हैं वो ऐसा ना हो कि वो बह जाए, पैसा जो है वो सस्टेनेबल है, हर चीज को देखना वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो इन द मीन टाइम स्टडी करेगा, जो काम स्टडी के बगैर शुरू हो सकते हैं, एक फ्लड प्लेन है, एक रिवर प्लेन है, जो उनसे बाहर की चीज़ें थी वो साथ के साथ काम शुरू हो जाएगा।